नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 15 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन से पहले मैंने बताया था, उसमें मेरे से गड़बड़ी हो गई थी, गलती हो गई थी, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। 17 जो डीवाईएसपी के पद आए हैं वो सभी के लिए हैं। बाद में मैंने भी क्लियर किया, एक्चुअली में बीपीएससी को उस नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ था, जिसको लेकर मुझे कन्फ्यूजन हुई कि क्या सभी पदों के लिए तकनीकी है। बाद में जगह जगह से मुझे उसको कन्फर्म करना पड़ा। उसके बाद ये है कि 17 डीवाईएसपी का पद सभी बच्चे भर सकते हैं, सभी के लिए वो होगा। 17 के 17 पद सभी के लिए एलिजिबल होगा। इन 17 पदों के कारण कम से कम 1.5 लाख बच्चे अधिक एग्जाम देंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा कंपटीशन का भी अंदाज़ा लगवा देता हूँ। 1.5 लाख बच्चे कम से कम ज़्यादा एग्जाम देंगे इस 17 पद के कारण, और उसमें 1.5 लाख में वो लोग भी शामिल होंगे जिनको अपना रैंक इम्प्रूवमेंट करना होगा, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं बीपीएससी के अलग अलग पदों पर। तो इसका ध्यान रखिएगा। इस 17 पद के कारण आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आज तारीख क्या हो गया, आज जुलाई भी आधा आपका बीत गया। जुलाई में 15 दिन बचे हुए हैं, अगस्त पूरा बचा हुआ और सितंबर पूरा बचा हुआ है आपके पास। बस इतने ही दिन आपके एग्जामिनेशन के लिए बचा हुआ है। इसलिए अपनी 100% ऊर्जा लगाकर पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कीजिएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, बाद में रिजल्ट का सोचा जाता है, पहले तैयारी तो तन मन धन से कीजिए। ओके, और शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है, पता ही है, कल अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। देखिए अभी ये चांद पर नहीं पहुंचेगा, पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ दिन चक्कर लगाएगा। हाथ में एक रस्सी पकड़ लीजिए, उस रस्सी में एक पत्थर को बांध दीजिए और उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाकर फिर छोड़िए। यही मोशन करता है। और पृथ्वी का ऑर्बिट किसके साथ, तो अपने सैटेलाइट के साथ करेगा। पृथ्वी का ऑर्बिट जो है वो सैटेलाइट को पकड़ा हुआ है, हाथ में अभी घुमा रहा है और निश्चित स्पीड मिलने के बाद उसको चांद की तरफ में छोड़ देगा। तो यही अभी पृथ्वी का ऑर्बिट में पहुँचा है। यहाँ पर आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर बताया हुआ इन्होंने क्या होगा, पृथ्वी का ऑर्बिट में इसको और स्पीड मिल जाए। कितना स्पीड चाहिए, कम से कम 11 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा का स्पीड चाहिए, तब ये पृथ्वी का ऑर्बिट छोड़ देगा। ये एस्केप वेलोसिटी कहलाता है अपने पृथ्वी का। उसके बाद ये कहाँ के लिए रवाना हो जाएगा, चंद्रमा के लिए। और चांद पर कब पहुँचेगा ये, तो वहाँ पर ये 23 अगस्त के आसपास में, 40 दिन के सफ़र के बाद 23 अगस्त के आसपास में चांद के सतह पर या चांद के ऑर्बिट के पास पहुंच जाएगा और उस दिन फिर लैंडिंग हो सकती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 के बारे में कल मैंने डिटेल में बता दिया था। आज की न्यूज़ पर चलते हैं। उससे पहले कुछ इसमें फैक्ट्स हैं जिसको आप ज़रूर ध्यान वगैरह रखेंगे, जहाँ से पीटी में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो GSLV Mk3 जो रॉकेट है, कल मैंने उसके बारे में बता दिया था, उससे लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ से किया गया है तो ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत ही आसान है। इस मिशन के डायरेक्टर कौन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिशन डायरेक्टर S मोहन कुमार ने कहा कि SLVM एक बार में फिर भरोसेमंद रॉकेट साबित, मतलब वही रॉकेट अपना बहुत ही अच्छा है, यही बताया है। चंद्रयान मिशन के बारे में देखिए, 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान मिशन की घोषणा की थी, पहले चंद्रयान की। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चांद के लिए उड़ान भरी और 8 नवंबर 2008 को यान ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। 14 नवंबर 2008 को यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उससे चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। तो पानी की खोज सबसे पहली बार पुष्टि किसने की थी, तो अपने चंद्रयान 1 ने। देखिए नासा और बाकी यूरोपियन एजेंसियों से भी पहले हमने ये घोषित की थी कि भाई चांद पर पानी के कण मौजूद हैं, और वो पानी किसके रूप में है, तो वो जमे हुए रूप में है, बर्फ़ के रूप में है, और अलग अलग जगहों पर चांद के सतह के नीचे भी पानी का हमें स्रोत मिल सकता है। तो भविष्य में अगर हम चांद पर इंसानी बस्ती को बसाना चाहेंगे तो उसमें हमें ये मदद करेगा। चंद्रयान 1 ने ये चीज़ पुष्टि की थी। और चंद्रयान 3 अभी कहाँ पर जा रहा है, तो ये चांद है, इसके साउथ पोल का हिस्सा। पोल पर क्यों भेज रहे हैं हम, क्योंकि पोल पर पानी होने की सबसे अधिक पुष्टि है, और पोल पर अभी भी कोई भी देश दुनिया का जा नहीं पाया है, और ना ही उसको पृथ्वी से अवलोकित कर सकते हैं, क्योंकि वो चांद के पीछे का हिस्सा है। चांद का हमेशा एक ही हिस्सा हम लोगों को दिखता है, इसका भी ध्यान में रखेंगे आप लोगों के। और देखिए इस न्यूज़ में तो और ऐसा कुछ खास था नहीं, कल मैंने बाकी डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया था। जब ये पहुँच जाएगा, लैंड कर जाएगा ना जब ये, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आज का जो अपना अगला न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कल मैंने यूरोप और भारत के रिलेशन डिस्कस कर दिए थे, लेकिन भारत और फ्रांस के संबंध भी मैंने एक दिन डिस्कस किए थे कि भाई फ्रांस और भारत क्यों नज़दीक हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया भी था। अब आज के करंट अफेयर क्या हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे वहाँ पर गए हुए हैं। भारत और फ्रांस का एक अभिन्न रक्षा सहयोगी देश तो बन ही चुका है, मतलब फ्रांस भारत का। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा उपकरण हथियारों के उत्पादक को तैयार करना है, लेकिन अब दोनों देश इस सहयोग का दायरा बढ़ाते हुए अन्य देशों के लिए भी हथियार सामग्री बनाना चाहते हैं। देखिए मैं आपको सामान्य भाषा में समझाता हूँ।
भारत में अब जो भी कंपनी हम हथियार खरीदते हैं ना, मान लीजिए फ्रांस से ख़रीदा या अमेरिका से खरीदा, इजराइल से ख़रीदा, कहीं से भी ख़रीदा, तो हम उसके साथ एक करार ज़रूर करते हैं कि आइए और आप भारत में निर्माण कीजिए। भारत में निर्माण करने से क्या होगा, ठीक है आप यहाँ पर निर्माण करके बाहर को बेचिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जिस भी देश को चाहे बेच सकते हैं, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होता है, भारत में तकनीक आएगी, भारत में रोज़गार बनेगा, भारत का एक थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सुधरता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी सुधरता है, सब तरह के लाभ मिलते हैं हमें जब भारत में उन्हीं हथियारों का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो भारत हथियारों के उत्पादन में अभी भी बहुत पीछे हैं हम, तो इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं शुक्रवार को बैठक से पहले जारी बयान में यह जानकारी दी। और कौन कौन सी चीज़ें खरीदेंगे हम, उन्होंने जानकारी में क्या सब बोला कि भारत देखिए पनडुब्बी निर्माण में भी फ्रांस से सहायता ले रहे थे, क्योंकि फ्रांस पनडुब्बी निर्माण में बहुत आगे है और हम पनडुब्बी निर्माण में उतना ही पीछे हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्या बताया इन्होंने, नौसेना के लिए हम इस बार राफेल विमान खरीदे। देखिए पिछली बार जो राफेल विमान हमने खरीदा था वो किसके लिए खरीदा था, तो वायुसेना के लिए खरीदा था, वायुसेना उपयोग करती है। नौसेना के पास जो हमारा नया नया एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, जो नया नया हमने भारत में बनाया है, उस विक्रांत INS का जो है उस पर एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उस पर एयरक्राफ्ट भी तो चाहिए रखने के लिए, तो उसको हम किससे सुसज्जित कर रहे हैं, तो उसको हम राफेल से सुसज्जित कर रहे हैं। ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा हमारे लिए। देखिए यह पहला मौका है जब भारत व फ्रांस की तरफ से अन्य देशों के लिए हथियार बनाने की बात सामने आई है। अभी तक रक्षा क्षेत्र भारत का इस तरह का रिश्ता सिर्फ रूस के साथ रहा है। भारत और रूस ही एकमात्र इससे पहले ऐसे थे जो क्या बोलते थे कि हम लोग साथ में मिलकर हथियार बनाएंगे और ये हथियार हम किसको बेचेंगे, तो बाकी दुनिया को, देश को बेचेंगे। अब भारत ने इस तरह का पहली बार करार किसके साथ किया, फ्रांस के साथ किया, अमेरिका के साथ भी आज तक नहीं किया हमने। देखिए जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस हमने किसके साथ मिलकर बनाया हुआ है, आपको समझाता हूँ, जब आपको समझ में आ जाएगा तो पॉइंट्स आप अपने आप रच लेंगे वहाँ पर। तो ब्रह्मोस हमने मिलकर बनाया है रूस के साथ। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की पहली थी जब बनी थी, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लेकिन हमने रूस के साथ बनाई। अब हम ये किसको बेचेंगे, अब हम मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों को बेचने पर विचार कर रहे हैं कि भाई तुम भी ले जाओ ये खरीद कर। तो ऐसा डील हमने किसके साथ किया अभी, तो फ्रांस के साथ भी कर लिया है। फ्रांस की कंपनी के साथ भारत में हेलीकॉप्टर इंजन का निर्माण करने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश परमाणु ऊर्जा, छोटे अत्याधुनिक रिएक्टर बनाने में भी सहयोग करेंगे। फ्रांस जो है वो एटॉमिक एनर्जी में बहुत बड़ी शक्ति है, एटॉमिक एनर्जी बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। तो भारत भी क्या कर रहा है, भारत में भी एटॉमिक एनर्जी की ज़रूरत है। हमें आने वाले समय में कोयले को हटाना है अपने यहाँ से, एटॉमिक एनर्जी उसका एक अच्छा उत्पादन का स्रोत हो सकता है, तो उसके लिए तकनीक चाहिए होती है अच्छी। तो वो तकनीक हम कहाँ से ले सकते हैं, मदद किससे ले सकते हैं, तो फ्रांस से ले सकते हैं। मोदी ने एक नई जानकारी यह भी दी कि भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक में भी अब यूनियन आइलैंड है, आपने देखा होगा यूनियन आइलैंड कहाँ है भाई, तो ये है अपने हिंद महासागर में। इसके आसपास में फ्रांस के भी कुछ ऐसे द्वीप हैं जो अभी तक हैं फ्रांस के पास। तो इसलिए फ्रांस क्या कर रहा है, भारत के साथ सहयोग कर रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इंडो पैसिफिक में बहुत बार बता चुका हूँ, BPSC भी पूछ चुका है, इसलिए उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, इंडो पैसिफिक को जरूर ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा PT फैक्ट यहाँ पर आ गया, देखिए प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जगह जगह गए हैं और वहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है। फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा नागरिक व सैन्य सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया है। इसको नोट डाउन करके अलग से लग कर रख दीजिएगा, और किस अवार्ड से कौन सा देश संबंधित है ये आपसे कभी भी मैच करने को देकर पूछा जा सकता है। पेरिस के एलिजे पैलेस में आयोजित निजी रात्रि भोज में राष्ट्रपति मैक्रोन गुरुवार देर रात उन्होंने यह सम्मान प्रदान किया। मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री इस सम्मान के लिए फ्रांस का भारतीय जनता की तरफ से आभार व्यक्त किया है, उन्होंने भी आभार व्यक्त किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं आज का। ये शॉर्ट न्यूज़ था आज का, उसके बाद आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं आज मैं आपको अफ्रीकन यूनियन, G20, उसके अलावा सहकारिता, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन एंजॉय करेंगे आप लोग। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है कि भाई वित्त आयोग के बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं, वित्त आयोग बनाया तो जाता है लेकिन वित्त आयोग के बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जो केवल पेपर पे ही रह जाते हैं। इसका क्या कारण है, इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा हुआ है, तो उसको हम लोग वित्त आयोग से जुड़े हुए सवाल आपसे PT और मेंस में हर बार ही पूछे गए लगभग में। मेंस में तो उसके सुझाव, जैसे इस बार UPSC ने PT में पूछ लिया कि ये बताइए कि वित्त आयोग जो सुझाव देता है वो किन किन आधारों पर देता है, कितना परसेंटेज रहता है उसका, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में भी टकराएगा। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, भारत के राजकोषीय संघवाद और विकास प्रेक्षक
वक्र को आकार देने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे 5 वर्ष की अवधि के लिए संघ और राज्यों के साथ साथ राज्य के बीच वित्तीय संसाधन के वितरण के तरीके के संबंध में अनुशंसाएं करते हैं। देखिए आर्टिकल 280 है, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, हर 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। और ये क्या करता है, देखिए ये केंद्र सरकार हो गया, ये केंद्र हो गया, ये राज्य सरकारें अलग अलग यहाँ पर हो गई, ये बहुत सारी राज्य सरकारें हो गई। इन दोनों के बीच में ऐसा ही फोटो बनाइएगा एग्जामिनेशन में, इन दोनों के बीच वित्त का बंटवारा कैसा होगा, इसका सुझाव कौन देता है, तो वित्त आयोग देता है। डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आज में वित्त आयोग को, यहाँ से पीटी में भी सवाल पूछते हैं। एफसीएस सार्वजनिक वित्त, शासन, विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दे जैसे राजकोषीय समेकन, ऋण प्रबंधन, स्थानीय निकाय, आपदा राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय वितरण, सांख्यिकी प्रणाली आदि पर मार्गदर्शन और सलाह भी प्रदान करते हैं। एफसीएस ने मतलब फाइनेंशियल कमीशन है, एफसीएस का मतलब केंद्र और राज्य सरकारों को राजकोषीय स्वायत्तता, समानता, दक्षता को बढ़ाने के साथ ही देश में सहकारिता और प्रतिस्पर्धी संघवाद, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखें। प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब क्या होता है, बिहार और यूपी एक दूसरे से कंपटीशन रचेंगे, केंद्र सरकार राज्यों से कंपटीशन कर सकती है। प्रतिस्पर्धी संघवाद इसको कहा, संघ में अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है, होड़ मची हुई है कि मैं ज़्यादा डेवलप होऊंगा तो मैं ज़्यादा डेवलप होऊंगा। ये किसके लिए अच्छा होता है, ये देश के लिए अच्छा होता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब यही होता है। ओके, को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि उन्हें अपने कार्य दायित्व की पूर्ति में विशेष रूप से गतिशील एवं जटिल राजनीतिक अर्थव्यवस्था वातावरण के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों और सीमाओं का भी सामना करना पड़ता है। देखिए अपने संविधान में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार को आर्थिक शक्ति अधिक दी गई है। ऐसा क्यों किया गया, हमारे संविधान बनाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे, इस चीज़ को मानिएगा। विकासशील देशों में दुनिया में कोई भी ऐसा भारत जैसा देश नहीं है जिसका संविधान टिक पाया आज़ादी के बाद। सब ने संविधान फाड़ कर नए संविधान अपने हिसाब से बनाए, सैन्य शासन कायम हो गया। भारत में ही नहीं हो पाया, इसके पीछे था हमारे संविधान बनाने वालों का दिमाग। तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए राज्यों को अगर हम आर्थिक शक्ति ज़्यादा दे देंगे तो राज्यों के पास जब पैसा आता है तो सबसे पहले शुरुआत विनाश की पैसा से ही होता है। तो राज्यों को अगर हम अधिक शक्तिशाली बना देंगे वित्त के मामले में तो कल को तो राज्य अपने मनमानी करने लग जाएंगी, तो जो केंद्र का पेरेंट की भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि राज्यों को हमेशा के लिए डिपेंडेंट बना दो पैसे के लिए, किस पर, तो केंद्र सरकार पर। राज्यों को कोई ऋण लेना होता है बाहर के देशों से तो केंद्र सरकार से अनुमति लेंगे, कुछ भी करना होता है तो सब कुछ अनुमति किससे लेना पड़ता है, केंद्र सरकार से लेना पड़ता है। सारा पैसा का हिसाब भी कौन रखती है, केंद्र सरकार रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके तहत है, तो भारत सरकार के तहत है। तो सारे राज्यों का वित्त भी संभालने का काम करती है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो सारे राज्यों का ऑडिट करते हैं, वो भी किसके तहत हैं, तो भारत सरकार के तहत आते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेकिन जीएसटी के तहत राज्य सरकारों को भी कर में थोड़ी सी संघवाद को बढ़ावा देते हुए उनको भी थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है। देखिए अगला क्या है, वित्त आयोग का आप ढांचा यहाँ से पढ़ लीजिए, यहीं से पीटी में आपका सवाल पूछता है। और वित्त आयोग के सदस्यों के नाम भी बीपीएससी पीटी में पूछे गए, 67वीं में पूछे गए थे जो कैंसिल हो गया था। फाइनेंस कमीशन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में गठित किए जाने वाली संवैधानिक निकाय है जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण व अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। इस अनुशंसा में 3 प्रमुख पहलू शामिल होते हैं, लंबवत हस्तांतरण, वर्टिकल डिवोल्यूशन और केंद्रीय करों के विभाज्य पूलों में राज्यों की हिस्सेदारी। केंद्र जो कर वसूलता है उसमें राज्य की कितनी हिस्सेदारी होती है, सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन एक ऐसे फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है जो उनकी वित्तीय आवश्यकता, क्षमता और प्रदर्शन को परिलक्षित करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो जानते होंगे, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया राज्य के बीच में हो गया, केंद्र और राज्य के बीच में हो गया। ओके, सहायता अनुदान, सहायता या सुधार की आवश्यकता रखने वाले विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों को अतिरिक्त हस्तांतरण की भी जरूरत पड़ती है। देखिए एक ही माँ के 3 बेटे हो सकते हैं, हो सकती है तीनों की शारीरिक शक्ति अलग अलग हो, एक कोई बीमार हो तो उसके थोड़े से खाने और दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे ही सामान्य भाषा में समझा कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में। तो ज़्यादा टफ में घुसेंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। जब मान लीजिए 5 राज्य है, एक है बिहार है, एक महाराष्ट्र है, एक गुजरात है, एक झारखंड है और एक बस यही 4 राज्य ले लेते हैं। आप बताइए मुझे सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत और सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत किसको पड़ेगी, झारखंड और बिहार को। महाराष्ट्र और गुजरात थोड़े से समृद्ध राज्य हैं, कंपेयर करें इनसे तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो न्याय विभाग ने 13वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुदान अनुशंसाओं को 2 महत्वपूर्ण अनुदान न्याय वितरण और सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में थे। न्याय विभाग ने कई पहलों की पहचान की जहाँ समर्थन की आवश्यकता है। इनमें न्यायालय के कार्य के घंटों को बढ़ाना, लोक अदालत के बीच समर्थन बढ़ाना, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना, ये सब सुझाव किसने दिए हैं, ये सब सुझाव दिए थे वित्त आयोग के द्वारा। इसी प्रकार न्याय संगत क्षैतिज वितरण के लिए लागत अंतराल
का मापन महत्वपूर्ण है और बहुत से कारकों के कारण सेवाओं की लागत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। ये भी किसने बताया था? वित्त आयोग ने बताया है। और देखिए इसकी कुछ सफल अनुशंसाएं कौन कौन सी रही हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। वित्त आयोग ने कौन कौन सी सफल अनुशंसाएं की है। वित्त आयोग ने विगत वर्षों में कई अनुशंसाएं की जिसका भारत में सार्वजनिक वित्त, शासन, विकास के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण है भाई? ऊर्ध्वाधर लंबवत हस्तांतरण के प्रमुख घटक के रूप में कर हस्तांतरण को पेश करना, जहां समय के साथ राज्यों की हिस्सेदारी को 10% से बढ़ाकर 42% तक किया गया है। 10% पहले राज्यों को केंद्र सरकार से कर के रूप में मिलता था, अब कितना मिलता है? 42 रुपया मिलता है। तो ये किसका कृपा से मिला है? ये वित्त आयोग की कृपा से ही मिला है। राजकोषीय अनुशासन, जनसंख्या नियंत्रण, वन संरक्षण, बिजली क्षेत्र में सुधार आदि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। इन्होंने बोला है कि जो राज्य जितना ज़्यादा वन लगाएगा उतना हम उसको उतना अधिक पैसा देंगे। जो राज्य जितना अच्छे से जनसंख्या नियंत्रण करेगा उसको हम ज़्यादा पैसा देंगे। जो राज्य राजकोषीय अनुशासन को जितने अच्छे से लागू करेगा उसको हम ज़्यादा पैसा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? राज्य क्या कोशिश करेंगे कि हम वन लगाएं, राज्य क्या कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा जनसंख्या कंट्रोल करें, राज्य क्या कोशिश करेंगे कि बिजली क्षेत्र में थोड़ा सा खपत को कम किया जाए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया। इससे क्या होगा? उनको अधिक अनुदान मिलेगा केंद्र सरकार से। ये रिकमेंडेशन भी किसने किया था? वित्त आयोग ने ही किया था। ये रिकमेंडेशन भी कि ऐसा करो, आप परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मेरिट दो कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है तो इसको आज ट्रॉफी खिलाते हैं, तो उसी आधार पर ये काम भी करता है। राजकोषीय अनुशासन समझ गए होंगे आप लोग। राजकोषीय अनुशासन का मतलब होता है कि कहीं भी कुछ भी पैसा मत खर्च करना और संभल कर पैसा खर्चा करना। राज्य का जो वित्त है, ढांचा है, बजट है, उसको थोड़ा सा अनुशासित रखना। प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य और स्थानीय निकायों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए आपदा राहत निधियों की शुरुआत। अब जैसे उत्तराखंड है, बिहार है, हिमाचल है, इनको थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा से अधिक जूझना पड़ता है बाकी राज्यों के कंपेयर में। केरल को प्राकृतिक आपदा का बहुत सामना करना पड़ता है। इसके आधार पर भी इन्होंने बोला कि थोड़ा सा पैसा कौड़ी देखो, क्या देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है। स्थानीय निकाय के वित्तीय स्वायत्तता, बुनियादी सेवाओं के वितरण में उनकी जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान की शुरुआत करना। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय वितरण, सांख्यिकी प्रणाली जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर अनुदान की शुरुआत, ताकि इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय अंतराल की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। कार्यान्वयन और निगरानी किसके द्वारा होती है? देखिए, फाइनेंस कमीशन की जो सलाह होती है वो सलाह कभी भी जीवन में बाध्यकारी नहीं होती है। जो बाध्यकारी होती है उसको ऑर्डर कहा जाता है। सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होती। मैं भी जो आपको सलाह देता हूँ कि पढ़िए, ये कोई बाध्यकारी नहीं। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मेरा कोई भी नुकसान होगा ही नहीं। आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? मुझे फ़ायदा मिलेगा कि भाई कोई एक बच्चा पास कर गया और मुझे क्या चाहिए, है ना। देखिए, बाध्यकारी नहीं होती। हालांकि इन्हें आमतौर पर मामूली संशोधन या सुधार के साथ स्वीकार किया जाता है। देखिए, अब इन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, जिनके पास ज़्यादा वन है उनको ज़्यादा पैसा दो, उनको 40% दो। केंद्र सरकार ने क्या बोला? ठीक है, आपके हम बात तो मानेंगे, लेकिन हम 40% नहीं, हम 15% पैसा देंगे उनको ज़्यादा। सलाह तो मानी, लेकिन पैसा थोड़ा सा कम दिया, लेकिन सलाह तो मानी ना, इज्जत तो रख ली ना कि हाँ भाई, सिरे से तो नकार नहीं दिया ना। वही वाली बात यहाँ पर हो रही है कि जब ये कुछ सलाह देते हैं तो उसको केंद्र सरकार क्या करती है? थोड़ा सा मामूली सुधार के बाद मान लेती है, अक्सर मान लेती है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुशंसाओं की स्वीकृति को अधिसूचित करती है, जिससे वो अवधि निर्दिष्ट होती है, आमतौर 5 वर्ष जिसके लिए मान्य होते हैं। केंद्र सरकार संसद में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन पेश करती है जिसमें अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई या किसी भी सुधार विचलन के कारण बताए जाते हैं। कोई भी वित्त आयोग के सलाह पर कोई भी काम किया गया तो इसकी अनुशंसा के बारे में कहाँ पर केंद्र सरकार जानकारी देती है? संसद को जानकारी देती है। अनुशंसाओं का कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा किया जाता है, जो विषय वस्तु और हस्तांतरण जुड़ी शर्तों पर निर्भर करता है। अब देखिए, इनके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? डेटा अंतराल, गुणवत्ता संबंधी है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था संबंधी घटक हैं जिसको लेकर चुनौती है, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ हैं, मूल्यांकन संबंधी चुनौतियाँ हैं, और 16वें वित्त आयोग के समक्ष नवीन मुद्दे भी हैं कुछ, जैसे जीएसटी परिषद का सह अस्तित्व भी हो गया है। तो जीएसटी परिषद तो खुद ही में काम करते रहते हैं, तो बोलते हैं कि एफसीआई का क्या काम है, हम तो खुद ही में कर वितरण का संभालते रहते हैं, अपने संबंधी सारा काम कर लेते हैं। इसको लेकर भी एक चैलेंज नया आया है। रक्षा व आंतरिक सुरक्षा है तो वित्त पोषण। एक उत्तर चिंतन को 15वें वित्त आयोग को यह निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त विचारार्थ विषय सौंपा गया कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए अलग तंत्र स्थापित किया जाए। इंटरनल सिक्योरिटी और रक्षा के लिए क्या अलग से एक वित्त तंत्र बनाना पड़ेगा? क्या हमारा इतना बड़ा देश है, क्या हमारे देश में कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक अलग से वित्त तंत्र नहीं होना चाहिए केंद्र और राज्य को मिलाकर?
तो इस पर भी इनको अनुशंसा करना है। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है। इसने यह उद्देश्य के लिए एक गैर व्यक्तिगत निधि नॉन लैप्सेबल फंड के सृजन की अनुशंसा की, जिसे सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में अभी भी कार्य किया जाना शेष है। देखिए, इन्होंने अनुशंसा की है कि आप ऐसा कीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी और रक्षा को लेकर अलग से फंड बना लीजिए। तो केंद्र सरकार ने बोला ठीक है साहब, हम मान लेते हैं आपकी बात, नॉन लैप्सेबल फंड होगा ये भी मान लेते हैं, लेकिन अभी उस पर काम नहीं शुरू हुआ है। जब वो हो जाएगा तब हम उसको भी पढ़ लेंगे। कोविड-19 महामारी का प्रभाव के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं 15वें वित्त आयोग के समक्ष। आपको ये बताना है कि 15वें वित्त आयोग जो है 16वें वित्त आयोग, इसके वित्त आयोग के कौन है अध्यक्ष, कौन है और कौन कौन सदस्य हैं, ये पता होना चाहिए। एक एक सदस्य का नाम पता होना चाहिए। सवाल पीटीएम पूछे गए हैं। 67वीं बीपीएससी मई में जो पेपर हुआ था 2022 में, जो लीक हो गया था, उठाकर देखिए, वित्त आयोग से सवाल पूछे गए हैं। आपको बताना है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आर्टिकल डिस्कशन हो गया। उसके बाद अपना क्या है, बिना पूंजी वालों को भी समृद्ध बना सकती है सहकारिता। देखिए, एक नई चिड़िया आई है मार्केट में, जिसका नाम है सहकारिता। चिड़िया नहीं आई है, मतलब नया मंत्रालय भी बना है, जिसके मंत्री कौन है आप इसी से समझ जाइए कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार जो है, अभी भी बीजेपी क्यों बोल रहा हूँ, भारत सरकार जो है वो सहकारिता को लेकर कितना ज़्यादा गंभीर है कि अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय है। अमित शाह जी को तो जानते ही हैं आप, कौन है वो, तो उनके पास है सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में एक एक नॉलेज होना चाहिए। पहली बात तो सहकारिता है क्या, कुछ नहीं है। नई चिड़िया भी नहीं है, मैंने नई चिड़िया बोला, कुछ नहीं है। जब सरकार और लोग मिलकर किसी काम को करते हैं उसी को सहकारिता कहा जाता है। सामान्य भाषा में, एक बच्चे की भाषा में ये समझा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रहेगा ना। अब देखिए क्या होता है, 5 लोगों को इकट्ठा कर दिया हमने, बोला कि तुम 5 का नाम रख देते हैं कि ग्रुप ए नाम से मैंने एक ग्रुप बना दिया, जिसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब हमने बोला कि हम इन 5 लोगों से अलग अलग बात नहीं करेंगे, हम इस ग्रुप से बात करेंगे डायरेक्ट, और हम इस ग्रुप को सहयोग राशि दे देंगे। इस ग्रुप को बोलेंगे कि आप एक साथ ऋण लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 किसान हैं इसमें, एक ग्रुप को मैंने बोला कि आप ट्रैक्टर खरीदना है तो 5 लोग मिलकर खरीदो, हम तुम्हें सहयोग राशि भी देंगे। इससे क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। हो सकता है एक किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है, लेकिन 5 लोगों का जो ग्रुप होगा वो ट्रैक्टर खरीद सकता है। हो सकता है वो नई तकनीक लाना चाहते हो तो एक किसान नहीं ला सकते हैं, लेकिन 5 किसान मिल जाएंगे तो हो सकता है ला सकते हैं। इसी को बढ़ावा देने की सरकार कोशिश कर रही है, सहकारिता। जैसे आपने बिहार में सुधा का डेयरी है, सुधा डेयरी, सुधा दूध आप पीते ही होंगे, देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट पेरे बड़े अच्छे होते हैं इसके। तो सुधा का जो है ना, उसका देखेंगे तो आप पता है क्या होता है, वो क्या है कि उस पर लिखा रहता है सहकारी दुग्ध संघ। देखा है कभी पैकेट पर लिखा रहता है। तो जैसे अमूल है, अमूल भी शुरुआत में जब शुरू हुआ था तो आनंदा कोऑपरेटिव मिल्क लिमिटेड करके था। आनंदा गुजरात में एक ज़िला है, वहीं पर शुरू किया गया था इसको, तो उसको भी ध्यान में रखें। ये सब क्या है, ये सब सहकारिता के भी बड़े बड़े उदाहरण हैं, जिसका आप उदाहरण के तौर पर अपने एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। मैं आपको सहकारिता एक एक चीज़ समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देखिए, पहली बात तो क्या है ये भाई, इन्होंने बोला कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का GDP में अंशदान बढ़ाने में FPO की अहम भूमिका होगी। FPO ये भी मैं समझाऊंगा क्या है ये। और देखिए यहाँ पर क्या है कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ने FPO में अच्छा काम किया है, FPO में अच्छा काम किया है। अमित शाह ने कहा ग्रामीण समृद्धि के 3 सूत्री मंत्र को लेकर किसान कल्याण और सहकारिता मंत्रालय काम करेगा। सीमांत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए परंपरागत तरीकों से निकालकर कृषि का अनुसंधान आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा। पैक्स और FPO इसी की शुरुआत है। सहकारिता की दृष्टि से देश को 3 वर्गों में बांटा जा रहा है। ऐसे राज्य जहां सहकारिता आंदोलन सफल रहा है, जैसे गुजरात, ऐसा भी कुछ राज्य है जहां सहकारिता आंदोलन अभी चल रहा है, कुछ राज्यों मृतप्राय हो गया। यही 3 श्रेणी में देश को बांटा गया है, इसको जरूर ध्यान रखें। एक राज्य हो गया जिसमें सफल है सहकारिता आंदोलन, एक राज्य है जिसमें थोड़ा थोड़ा चल रहा है, और एक राज्य है ऐसा जिसमें बिल्कुल अभी शुरुआत ही नहीं है, मृतप्राय है, वहाँ पर सहकारिता आंदोलन। तो तीनों राज्यों को अलग अलग कैटेगरी बना के हम तीनों में शुरुआत करेंगे। जैसे FPO अगर पैक्स से जुड़ा है तो उनका मुनाफा सभी सदस्यों तक पहुँचेगा। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ने FPO में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग FPO नहीं पता चल रहा होगा, माफ़ करना, मैंने शुरू में ही बताना चाहिए था। देखो FPO का मतलब क्या होता है, किसान उत्पादक संगठन। ओके, किसान उत्पादक संगठन को अंग्रेजी में FPO बोल देते हैं। बस किसान उत्पादक संगठन का मतलब क्या है भाई, बहुत सारे किसान मिल गए, उनका एक संगठन बन गया, इसी किसान उत्पादक संगठन कहा जाता है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस था,
कितना तो आसान है एफपीओ वगैरह सब समझना। अमित शाह शुक्रवार को सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ विषय पर राष्ट्रीय महासंगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पैक्सो द्वारा नए एफपीओ गठन की योजना का विमोचन किया। कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मौजूद थे। देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको अब समझाता हूँ कि क्या होता है सहकारिता, उसके क्या बेनिफिट होते हैं और किस तरह से काम करता है। अब जैसे एफपीओ है, एफपीओ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही पॉइंट लिख लेंगे, मैं बस समझा दूंगा, पॉइंट लिख लेंगे। एफपीओ है, एफपीओ भी मैंने क्या बताया कि फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा सामान्य भाषा में अगर बताएं तो किसान उत्पादक संगठन, यही तो नाम होता है इसका। इसमें क्या होंगे, किसान, इसके बहुत सारे सदस्य होंगे। एक बात बताइए मुझे, बहुत सारे किसान अगर इस ग्रुप के सदस्य हैं तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ क्या होगा, किसानों के जो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे तो इनकी जो शक्ति होती है वो ज़्यादा हो जाएगी, परचेजिंग की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, ऋण लेने की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, व्यापारियों से बार्गेनिंग की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, सामान्य का मूल्य निर्धारण की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर उत्पादित कर रहे हैं, किसी नए तकनीक को अपनाने की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, किसी आपदा से लड़ने की इनकी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ सब कुछ, किसी नए संयंत्र को खरीदना है, तकनीक को, बीज को खरीदना, इन सब की शक्ति इनकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। व्यापारी से बार्गेनिंग करना है, पूरा ग्रुप ही बोलेगा एक शब्द में कि भाई हम इससे कम में देंगे ही नहीं। पहले तो वो अलग अलग किसानों से तोल मोल कर लेते थे, इसी को क्या कहा जाता है, एफपीओ नाम का एक कहा गया है। अब इसे इनको ऋण लेना है तो एक साथ बैंक से ऋण ले सकते हैं, पूरा का पूरा एफपीओ रजिस्टर होता है, अलग अलग राज्यों में एफपीओ बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा इनको क्या बोलते हैं, प्रमोट किया जाता है जगह जगहों पर। इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। एफपीओ की चर्चा यही थी। अब बाकी मैं सहकारिता वगैरह के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत में सहकारिता का क्या महत्व है। यह गरीब, अनपढ़ और कुशल लोगों के लिए एक संगठन हो सकता है, या पढ़े लिखे लोगों का भी एक संगठन हो सकता है। यह परस्पर सहायता तथा सहयोग की संस्था है। यह वर्ग संघर्षों को कम करता है, सामाजिक दूरियों को कम करता है। यह नौकरशाही की बुराई, राजनीतिक तथ्यों की बुराई के प्रभाव को कम करता है। कृषि विकास की बाधाओं को दूर करता है। लघु और कुटीर उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। पॉइंट्स हैं ये सारे जो आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं, सहकारिता अगर पूछा जाता है तो। अगला क्या है, भारत में सहकारी क्षेत्र कमजोर वर्ग व किसानों के समर्थन के लिए जमीनी स्तर और मुख्य स्तंभ के रूप में काम करते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 138 मिलियन किसान प्राथमिक कृषि ऋण समिति PSCs के सदस्य हैं। बैंकिंग क्षेत्र में ग्रामीण ऋण में इनका योगदान 1951 में 3.1% से बढ़कर 2002 में 27.3% के करीब में हो गया था। आंकड़ों से पता चलता है 31 मार्च 2015 तक सभी राज्य सहकारी बैंकों के संयुक्त बैलेंस शीट 1.98 लाख करोड़ रुपए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की 4.06 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। भारत में सहकारी समिति कई रूपों में विकसित हुई हैं। उदाहरण स्वरूप केंद्रीय भंडार जैसी उपभोक्ता सहकारी समिति, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1963 में स्थापित एक कल्याणकारी समिति, अपना बाजार, और सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बहुराज्य सहकारी समितियों से एक सहकारी भंडार, खुदरा दुकानों की सहकारी श्रृंखला है जो मौजूद देश में। ये सब कुछ सहकारी के लाभ बताए हैं मैंने ऊपर। जैसे यहाँ पर इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है, अमूल दूध का उत्पादन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के द्वारा किया जाता है। इस संघ का निर्माण वास्तव में उन छोटे उत्पादक और निर्माताओं के द्वारा किया गया था जिन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्पादों को बेचना मुश्किल हो रहा था। पहले जब सरदार पटेल जी का किस्सा जुड़ा हुआ है इससे, उनका बड़ा योगदान है इसको स्थापित करने में आज़ादी के बाद। वहाँ पर छोटे छोटे किसान होते थे आनंदा जिले के आसपास में, उनसे बार्गेनिंग करने के लिए बहुत बड़ी कंपनी जिसका मोनोपोली बना हुआ था वहाँ पर। तो ये बात पता चली सरदार पटेल को, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे मोनोपोली हो सकता है, किसानों से नहीं खरीदोगे। देश के सबसे बड़े कृषि नेताओं में से एक सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए जितने छोटे किसान थे उन सभी को एक कर दिया। तो जो बड़े किसान, जो उनका मोनोपोली चल रहा था, जो कंपनियां थी कुछ आज़ादी के बाद उनका मोनोपोली चल रहा था, वो मोनोपोली टूट गया। इसी से अमूल जैसी और आनंदा मिल्क लिमिटेड वगैरह सबका जन्म हुआ था, इसी संघ से। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। छोटे छोटे किसानों को मिलकर उन्होंने इतना बड़ा बना, उन्होंने बताया कि आप लोग अलग अलग लड़ रहे हो उस व्यापारी से या उस बड़े किसान से या उस कंपनी से, इसलिए आप कमज़ोर पड़ रहे हो, आप सभी एक हो जाओ। तो क्या होगा इससे उनमें ताकत आ जाती है। सहकारिता के लिए कौन कौन से कदम अपने देश में उठाए गए हैं। 2021 में सहकारिता से संबंधित मामलों के लिए एक अलग सहकारी मंत्रालय बनाया गया। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। अगला क्या है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी
संघ और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भारत में सहकारी आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार के बजट सहकारिता संबंधित प्रस्ताव भी हैं। बजट 2022 में सहकारिता मंत्रालय ने 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मंत्रालय को 624 करोड़ रुपए 2 केंद्र प्रायोजित योजना, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और डिजिटलीकरण 350 करोड़ रुपये और सहकारिता समृद्धि 274 करोड़ रुपए के लिए आवंटित किए गए हैं। अलग अलग के बजट में भी पैसा दिया गया है इनको, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। बाकी मैंने आपको सहकारिता मंत्रालय के बारे में बता दिया, कुछ लाभ भी बता दिया है। अगली न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो और भारत सरकार जो है पूरी कोशिश में लगी हुई है कि भारत में जो G20 की बैठक होगी उसमें हम विकासशील देश और दक्षिण सहयोग जो है और जो कमज़ोर देश हैं उनको पूरी थीम बना के हम ये बैठक आयोजित करें। तो जैसे यूरोपियन यूनियन का आपने नाम सुना है, ये क्या है? ये G20 का सदस्य है, G20 ग्रुप का। अफ्रीकन यूनियन भी एक है जिसमें अफ्रीका के देशों का एक संघ है। 53 सदस्य हैं इसके, बहुत बड़ा यूनियन हुआ। 53 सदस्य, यूरोपियन यूनियन से तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये G20 का सदस्य नहीं है। तो भारत सरकार शेरपा जो है हमारे, शेरपा कौन है? तो शेरपा का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। G20 के उन्होंने बोला है कि कल घोषित हो गया है कि G20 की बैठक में इस बार भारत में जो होगा उसमें अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बना दिया जाएगा। तो अफ्रीकी यूनियन के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। पहले यहाँ पर न्यूज़ को देख लेते हैं। G20 देशों के शेरपाओं की चल रही तीसरी बैठक में भू राजनीतिक मुद्दे को लेकर चल रहे विवाद का मामला फंसा हुआ है। इस समूह में अफ्रीकी देशों के अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर को लेकर मोटे तौर पर सहमति बनती नजर आ रही है। संभावना है कि सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने की घोषणा हो जाए। दुनिया ऐसे ही काम करती है, समाज ऐसे ही काम करता है। जो पैसे वाला होता है वही शक्तिशाली होता है। इतू सा यूरोप है, उस यूरोपियन यूनियन है, उसका 20 सदस्य हैं, 20-22 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, 28 सदस्य हैं, पता नहीं कितने सदस्य हैं, मैं भूल गया हूँ यूरोपियन यूनियन में। देख लीजिएगा कितने सदस्य हैं। वो G20 का हिस्सा हैं। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें 53 सदस्य हैं। ये G20 का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इसको लेकर वाद विवाद चल रहा है पूरे दुनिया में। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठाना चाहिए था कि आज तक बने क्यों नहीं है G20 के सदस्य ये, जब यूरोपियन यूनियन बन सकते हैं। यूरोप के कौन से ऐसे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन को छोड़कर, जो टॉप 10 में या टॉप 20 में आते हैं इकोनॉमी के दृष्टिकोण से? नहीं है। बहुत सारे देश पिछड़ जाएंगे, लेकिन सब क्या हैं? सामूहिक रूप से यू के तहत किसके सदस्य हैं? तो G20 के सदस्य हैं। लेकिन अफ्रीका, इतना बड़ा अफ्रीका, समृद्ध अफ्रीका, जहाँ से सारे संसाधन प्राकृतिक लेकर ये यूरोप और अमेरिका के देश अमीर बने हुए हैं, वहाँ के देशों का संगठन इसका सदस्य नहीं है। तो वही भारत कोशिश कर रहा है अलग अलग शेरपाओं के साथ बैठक करके कि सहमति बनाया जाए कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में जगह दिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक तो ये फैक्ट देख लीजिए। 14 देशों के शेरपा भाग ले रहे हैं। कर्नाटक में हो रहा है G20 शेरपाओं की बैठक। शेरपा कौन होते हैं? G20 सम्मेलन जो भारत में होगा ना, इसका जो देखरेख कर रहे हैं, जिस अधिकारी के तहत होगा वही होता है। जैसे अमिताभ कांत हैं, अमिताभ कांत नाम है उनका, हाँ वही हैं शेरपा, जो पहले नीति आयोग में थे वही हैं शेरपा शायद। देख लीजिए एक बार, मैं अगर फैक्ट भूल रहा हूँ तो। और अब देखते हैं हम लोग क्या अफ्रीकन यूनियन क्या है। कुछ फैक्ट और हैं, उसके बाद मैं देख लूँगा। देखिए यहाँ पर क्या है, गरीब और विकासशील देशों को प्रतिनिधि देना उनकी अहम प्राथमिकता होगी। इसके तहत भारत ने इसमें अफ्रीका के 2 देश नाइजीरिया और मिस्र को बतौर अतिथि आमंत्रित किया है G20 में भाग लेने के लिए। भारत की कोशिश से शीर्ष स्तरीय नेताओं की बैठक में अंतिम फैसला होने के बाद अगले वर्ष अफ्रीकी यूनियन को प्रतिनिधि हर G20 में हिस्सा ले सकेंगे। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इसको परमानेंट शामिल कर दिया जाए। अफ्रीकी यूनियन के बारे में बता देता हूँ। अफ्रीकी यूनियन से UPSC ने सवाल पूछा है। भारत और अफ्रीका के संबंध आपको पता होने चाहिए। परिचय देखिए क्या है। अफ्रीकी संघ महाद्वीपीय निकाय है, पूरे महाद्वीप का एक निकाय है। 55 सदस्य देश है, मैंने 53 बोल दिया था गलती से। अफ्रीकी महाद्वीपीय के देशों से बना हुआ है ये, और ये बहुत बड़े संघ में से एक हुआ। सोचिए 15 देश एक साथ किसी मुद्दे के लिए 55 देश इकट्ठे हुए हैं, तो कितना बड़ा यूनियन होगा वो। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों के द्वारा की गई थी। अब आपके सामने जो वर्ल्ड मैप लगा है उस पर एक निगाह डालिए। पूरे दुनिया के आपको देशों के नक्शा जो है वो बेतरतीब ढंग से उसके बाउंड्री दिखेंगे, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे देशों का आपको बाउंड्री लगेगा जैसे स्केल रख के किसी ने लाइन खींचा है, बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री दिखेगा आपको। इस तरह के भी बाउंड्री दिख सकते हैं आपको किसी किसी देश का। तो ये कहाँ से संभव हो पाया? ये सारे यूरोपियन देश थे जिन्होंने अफ्रीका को अपने अपने लिए सहूलियत के हिसाब से बांटा और स्केल लेके बिना उस जगह पर गए ऊपर से नक्शा खींच दिया कि ये तुम्हारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा, और इसी तरह से पूरे अफ्रीका के इन्होंने बांट दिया। सोचिए अगर अफ्रीका एक होता तो पूरी दुनिया पर राज करने की शक्ति अफ्रीका के पास थी हर दृष्टिकोण से। तो लेकिन उस अफ्रीका को क्या किया गया?
बांट दिया गया अलग अलग टुकड़ों में। भारत में भी उन्होंने यही कोशिश की थी कि भाषा अलग तो देश अलग, लेकिन भारत में वो चीज़ संभव नहीं हो पाया था। देखिए यहाँ पर क्या है, संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। लागोस प्लान, लागोस कहाँ पर है, तो ये नाइजीरिया में है शहर। नाइजीरिया का पुराना कैपिटल था लागोस, अभी उसका नया कैपिटल आबूजा बन गया है। एक्शन को अफ्रीका एकता संगठन के द्वारा 1980 में अपनाया गया। इस योजना ने सुझाव दिया कि अफ्रीका को अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता को कम करनी चाहिए। इन्होंने बोला कि ऐसा एक चीज़ बता दो जो अफ्रीका में नहीं मिलता है। सोना से लेकर प्लेटिनम से लेकर कोबाल्ट से लेकर हर चीज़ तो अफ्रीका में ही मिलता है, फिर भी हम निर्भर रहते हैं यूरोप पर। तो ऐसा करो, जो अफ्रीका देश है उसमें हम आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देंगे। पहला पॉइंट क्या मिला आपको, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, पश्चिम पर निर्भरता को कम करना। 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह अफ्रीकी संघ ने ले लिया, जिसका लक्ष्य क्या था, महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना। 2002 तक इसका नाम क्या था, अफ्रीकी एकता संगठन नाम था, जिसका नाम क्या हो गया, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, है ना। अफ्रीकी संघ की 20 वर्षों में क्या क्या उपलब्धि रही है। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसका क्या नाम दिया जाता है, AFCFTA, अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता। अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें अफ्रीका के बहुत सारे देश मुक्त व्यापार को राजी हो गए आपस में। देखिए यहाँ पर क्या है, 2018 में ये समझौता हुआ है। AFCFTA व्यापारियों तथा निवेशों की मुक्त आवाजाही के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकल महाद्वीपीय बाजार बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार महाद्वीपीय सीमा शुल्क संघ व अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ की स्थापना में तेजी लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना अफ्रीका के भीतर, तो सहूलियत से कर सकते हैं। AFCFTA के प्रारंभिक कार्य वृद्धिशील टैरिफ में कम करना और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना, आपूर्ति श्रृंखला और विवाद निपटान आदि शामिल हैं। इससे वर्ष 2022 तक के अंत तक अफ्रीकी व्यापार लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। बड़ा बाजार महाद्वीपीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश आकर्षित करेगा। बढ़े हुए व्यापार से रोजगार सृजित होंगे, अफ्रीका के वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, सामाजिक कल्याण में सुधार होगा, अफ्रीका का अधिक औद्योगिकरण संभव हो पाएगा। राजनयिक उपलब्धि भी क्या हो गई है इनकी, तो अफ्रीका यूनियन ने अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारी के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बीजिंग चीन में एक अस्थायी मिशन की भी स्थापना कर ली है। अफ्रीका का सबसे बड़ा साझेदार कौन है, तो चीन है। महिलाओं का आर्थिक वित्तीय समावेशन भी शामिल है इसके तहत। 2020 में शुरू की गई है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण उद्देश्य से 10 वर्षीय महाद्वीपीय घोषणा का समर्थन भी किसने किया है, तो अफ्रीकन यूनियन ने किया है। अफ्रीकी संघ के समक्ष चुनौती कौन सी है, सत्ता पर असंवैधानिक पलट है। जहाँ तहाँ हमेशा सैन्य शासन लागू होते रहते, कभी सूडान में, तो कभी आपको नाइजीरिया में, तो कभी आपको कांगो में, कभी अलग अलग जगहों पर आपको खूब सारे तख्ता पलट दिखेंगे। कानून के शासन की अवहेलना होती है वहाँ पर दरअसल में है क्या, तो कबीलाई समाज है। कबीलाई जहाँ भी समाज होते हैं वो अपना कानून के हिसाब से चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आप देख सकते हैं, उनको दुनियादारी से किसी से मतलब ही नहीं होता, उनका जंगल ज़मीन ही सब कुछ होता है, बाकी उनको कुछ भी चाहिए नहीं होता है और अपने शासन के हिसाब से चलते हैं। यही अफ्रीका की भी सबसे बड़ी दिक्कत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अफ्रीका को कम से कम 2 अस्थायी सीटें मिलनी चाहिए। इतूसा यूरोप, उसमें से ब्रिटेन और फ्रांस दोनों हैं, रूस भी है, अमेरिका भी है, चीन भी है, लेकिन अफ्रीका से एक भी सदस्य नहीं है। भारत भी जैसा सदस्य नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन में, और इनको कहाँ पर चाहिए, तो UN में इनको परमानेंट सीट भी देना चाहिए। बाकी भारत अफ्रीका संबंध हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अब बिहार स्पेशल पर चलते हैं, नहीं तो अपना बहुत सारा न्यूज़ छूट जाएगा। उससे पहले कुछ PT फैक्ट देख लीजिए। जैसे जीवाश्म पार्क है, कहाँ पर बनाया गया है ये, तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, झारखंड का साहिबगंज जिला अनूठा पर्यटन केंद्र, मन लुभावते हरे भरे वन, जलप्रपात और पक्षी विहार है। जीवाश्म पार्क कहाँ पर बनाया गया, तो झारखंड में साहिबगंज में जिला में बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। टॉपिक नहीं मतलब ये फैक्ट है। अमेरिका में गदर मेमोरियल सजा हुआ है, गदर आंदोलन। अब आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा तो होगा, आपको PT देना है, पास भी होना, डिवाइस भी बनना है। गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, लाला हरदयाल इसके शुरुआत करने वाले थे। कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, इनकी पत्रिका कौन सी छपी थी, और अब सुनो अगला फैक्ट, वहाँ से सवाल पूछे गए हैं। पत्रिका किस किस भाषा में छापी गई थी, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं गदर आंदोलन की पत्रिका के बारे में कि किस किस भाषा में उनकी पत्रिका छपी थी। अब वो आपको सर्च करना है कौन कौन सी भाषा में छपी थी। स्पेक्ट्रम में भी है, गदर आंदोलन पढ़िएगा। लाला हरदयाल भगत सिंह के आइडियल पर्सन थे और भगत सिंह सरदार उधम सिंह के आइडियल पर्सन थे। तो लाला हरदयाल उन क्रांतिकारियों में से हैं जिनको हमने उचित सम्मान नहीं दिया है आज तक।
तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, इनके गाथाओं के बारे में पढ़ा कीजिए थोड़ा सा। ऐसे ही जान दे दिया हंसते खेलते, तो कुछ तो उनके बारे में पता होना चाहिए ना हमें। सोचिए आप जिस उम्र में तैयारी कर रहे उस उम्र में ये फांसी लटक गए थे, तो थोड़ा तो सम्मान देना चाहिए इनको। लाला हरदयाल के बारे में पढ़िएगा, गदर आंदोलन क्या है, क्यों विफल हो गया, और गदर आंदोलन के नेता कौन कौन से थे, एक एक चीज़ को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। और बिहार स्पेशल में बता देता हूँ, और ये अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में स्थित गदर मेमोरियल में हिंदुस्तान गदर पार्टी के स्वतंत्रता सेनानी के चित्र व अन्य वस्तुएं हैं। अमेरिका में कामगारों के रूप में भारतीय को देश की आज़ादी की खातिर आवाज़ उठाने के प्रेरित करने का बीड़ा अमृतसर के भखना गाँव के बाबा मोहन सिंह व अन्य ने उठाया। 21 अप्रैल 1913 कैलिफोर्निया में रह रहे लोगों के साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल इसके सचिव थे। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इसका दौरा किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर मेमोरियल स्थापित किया गया, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को का भी नाम सुना लग रहा होगा आपको गदर आंदोलन से, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के मुझे बताइएगा क्या सब है, कॉमेंट करके बता सकते हैं या खुद के पास रख लीजिएगा। अब मैं बिहार स्पेशल बता देता हूँ आपको। देखिए कैग का रिपोर्ट पेश किया गया बिहार विधानसभा में, इसको लेकर थोड़ा सा फैक्ट है कुछ। 13 जुलाई 2023 को बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने CAG की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने वाले देश के 10 शीर्ष राज्यों में बिहार तीसरे पायदान पर है। कोविड के बाद इकोनॉमी के संभालने के मामले में बिहार ने बहुत अच्छा काम किया और हम देश में तीसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने 5 वर्षों के दौरान उच्च स्तर पर GSDP दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान केंद्रीय करों के हिस्सों और स्वकर राजस्व में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्ति में 30,630 करोड़ रुपये यानी कि 23.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। यही आपसे पूछ लेगा। और अगला क्या है, सामाजिक सेवा में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में 19,727 करोड़ रुपये की वृद्धि भी हुई है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बजट प्रावधान 2,65,396.87 करोड़ रुपए के विरुद्ध 1,94,202 करोड़ रुपए यानी कि 73.17% ही खर्च किया है अभी तक। ओके, और अनुपूरक प्रावधान क्या है, 47,094.17 करोड़ रुपए पूरी तरह बेकार हो गए, क्योंकि वह मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था। सदन में वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 का स्थानीय निकायों को 31 मार्च 2022 तक वित्तीय प्रबंधन की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें पंचायती राज संस्थान और नगर निकायों के कार्यप्रणाली और राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठाया गया है। CAG रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थानों करीब 25 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। साथ ही बजट आकार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उस अनुपात में राशि खर्च नहीं होने पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप जब स्थानीय सरकार की आपको आलोचना करना पड़ेगा कि कैसे काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और कैग के रिपोर्ट से सामान्य तौर पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बताना मेरा फर्ज था, क्या पता पूछ ले। तो यहाँ पर इसको जरूर ध्यान रखें कुछ फैक्ट्स को। बाकी इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं है, बस 2 ही 4 लाइन और ज़्यादा था, बाकी और तो है ही नहीं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी।